हर किताब की एक शुरुआत होती है, एक परिचय होता है। लेकिन भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, वो तो हमारे संविधान की आत्मा है। वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। तो आज हम इसी प्रिएम्बल की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। ये कैसे बनी, वक्त के साथ कैसे बदली और किन लड़ाइयों ने इसे वो रूप दिया जो आज हम जानते हैं। ये पूरी कहानी आपके एग्जाम के लिए एक तरह से परफेक्ट नोट्स का काम करेगी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, वो नींव जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा हुआ। चलिए इस वादे की कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रिएम्बल का ये आइडिया आया कहाँ से। फिर देखेंगे कि 1949 में जो असली वादा था वो क्या था। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या बड़े बदलाव हुए, फिर अदालतों में इसकी क्या लड़ाइयाँ हुई, और आखिर में एग्जाम के लिए एक तेज रिवीजन करेंगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और प्रस्तावना की कहानी एक ऐसे विजन से शुरू हुई जिसने पूरे संविधान की नींव रखी थी। इसे देखिए, उद्देश्य संकल्प या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। असल में यही हमारी प्रस्तावना का पहला ड्राफ्ट या ब्लूप्रिंट था। इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था, और इसी में वो सारे आदर्श थे जो आज हम प्रस्तावना में पढ़ते हैं। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये नाम और ये तारीख दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन असली शब्दों को समझेंगे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये वो वादा था जिसके साथ आज़ाद भारत ने अपनी यात्रा शुरू की। तो पहला वादा क्या था? वो पहला शब्द जिसने आज़ाद भारत की पहचान दुनिया के सामने रखी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सॉवरेन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा था, भारत अब आज़ाद है। वो किसी भी बाहरी ताकत के कंट्रोल में नहीं है। वो अपने फैसले खुद ले सकता है, चाहे वो किसी देश के साथ दोस्ती हो या दुश्मनी। असली शक्ति अब भारत के लोगों के हाथों में थी। अब आते हैं दूसरे बड़े वादे पर, जिसने ये बताया कि आज़ाद भारत की सरकार आखिर चलेगी कैसे। ये वादा बिल्कुल साफ था, सरकार जनता चुनेगी और जनता ही सरकार चलाएगी। हर वयस्क नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, उसे वोट देने का हक होगा। ये उस वक्त भारत के हर नागरिक को दी गई एक बहुत बड़ी ताकत थी। और ये है भारत की शुरुआती पहचान का वो तीसरा और आखिरी बड़ा वादा। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, यानी प्रेसिडेंट, वो चुना हुआ होगा। वो किसी राजा या रानी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी पर नहीं बैठेगा। एक गणराज्य यानी रिपब्लिक और राजशाही यानी मोनार्की में यही सबसे बड़ा फर्क है, और ये सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब आता है प्रस्तावना की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। साल था 1976, जब एक बहुत ही विवादित संशोधन ने इसके असली रूप को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए क्या बदला। जहां पहले लिखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसके बीच में 2 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। और जहां राष्ट्र की एकता लिखा था, उसे बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। इस बदलाव के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ये 1976 में 42nd संशोधन के जरिए हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी और देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। इस एक संशोधन ने संविधान में इतने सारे बदलाव किए कि इसे मिनी संविधान तक कहा जाने लगा। और ये इतना विवादास्पद इसलिए था क्योंकि इसे इमरजेंसी के दौरान पास किया गया था, जब ज्यादातर विपक्षी नेता जेल में थे और किसी भी तरह की बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन प्रस्तावना की कहानी सिर्फ संसद में ही खत्म नहीं हुई। ये जल्द ही देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां इसकी कानूनी हैसियत को लेकर एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। और सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या प्रस्तावना सिर्फ एक खूबसूरत परिचय है, या ये संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अदालतें लागू करवा सकती हैं। और यहाँ पर चीजें बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन सिर्फ 13 साल बाद 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और ये साफ कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है।
केशवानंद भारती केस का सबसे बड़ा नतीजा था मूल संरचना का सिद्धांत, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसका मतलब ये है कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। जैसे कि लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, ये सब बुनियादी चीजें हैं जिन्हें कोई नहीं छू सकता। ये सिद्धांत प्रस्तावना के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बन गया। तो चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये है एक रैपिड फायर रिवीजन। तैयार हो जाइए। पहला सवाल, प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय या जस्टिस की बात की गई है? सही जवाब है 3। और वो 3 तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और हाँ, इनका क्रम भी याद रखना जरूरी है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अगला सवाल, कितने तरह की स्वतंत्रता या लिबर्टी का वादा किया गया है? जवाब है 5। ये 5 स्वतंत्रताएं हैं, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की आज़ादी। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ज़रूरी फैक्ट है। और आखिर में ये टाइमलाइन, ये प्रस्तावना की पूरी कहानी की सबसे ज़रूरी तारीखों का एक क्विक रिवीजन है। 1946 के उद्देश्य संकल्प से लेकर 1976 के 42वें संशोधन तक। तो प्रस्तावना सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये एक जिंदा विचार है जो भारत के सफ़र के साथ साथ बदला है और विकसित हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए थे, आज हम क्या हैं और भविष्य में हमें क्या बनना है।